रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ इन नेशन बिल्डिंग। दोस्तों ये जो चैप्टर है ये असल में कायदे आजम ने जब स्पीच दी थी 1948 में ढाका यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन के दौरान, उस वक्त जो स्पीच आपने दी थी उसमें से कुछ चीजें निकालकर आपका ये चैप्टर बना दिया गया है। दोस्तों इस चैप्टर के काफ़ी सारे पैराग्राफ्स हैं। ऊपर कॉर्नर में छोटा सा आपको पैराग्राफ नंबर लिखा नजर आ जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हम कौन से पैराग्राफ में क्या बात कर रहे हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। दोस्तों जब कायदे आजम डाइस पे आते हैं और स्पीच अपनी शुरू करते हैं तो वो कहते हैं कि मिस्टर चांसलर, लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे वाइस चांसलर ने अप्रोच किया था और उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि मैं कॉन्वोकेशन के दौरान एक स्पीच दूं, और मैंने उन्हें कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, मैं कोई फॉर्मल स्पीच तो नहीं दे सकता, यानी मैं कोई स्पीच तैयार करके तो नहीं ला सकता, उसे नहीं प्रेजेंट कर सकता, लेकिन मैं फिर भी चंद अल्फाज कह दूंगा स्टेज पे आके, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कॉन्वोकेशन पे आऊँगा। यहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि आर्ट्स, हिस्ट्री, फिलोसफी, साइंस और लॉ वगैरह। तो मैं उसके हिसाब से स्पीच तो नहीं दे सकता आज, लेकिन मैं अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे चंद आज बातें ज़रूर करूँगा। सबसे पहले तो मैं वाइस चांसलर का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मुझे स्टेज पर बुलाने से पहले इतनी ज़्यादा मेरी तारीफ़ें की। मिस्टर वाइस चांसलर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ और मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझते हुए किया, और ये जिम्मेदारी हर मुसलमान के कंधों पर है कि वो अपने लोगों को ईमानदारी से ट्रीट करे और बेलौस होकर उनकी खिदमत करे। आज मैं यहाँ पे खिताब कर रहा हूँ तो मैं किसी रियासत का हुक्मरान होने की हैसियत से खिताब नहीं कर रहा, बल्कि एक दोस्त होने की हैसियत से खिताब कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा आप लोगों से मोहब्बत की है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आज अपने डिप्लोमास और डिग्रीज पूरी की हैं, तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि जब आप इस बहुत बड़ी दुनिया में निकलें तो आप कामयाबी हासिल करें। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आज पढ़ने वाला जो करियर है वो ख़त्म हो चुका है और अब वो ज़िंदगी के दहाने पे खड़े हैं, लेकिन आप अपने आबाओ अजदाद की तरह नहीं हैं, क्योंकि जब वो डिग्री पूरी करते थे उसके बाद वो एक गुलाम रियासत के अंदर आते, लेकिन आज आप डिग्री पूरी करने के बाद एक आज़ाद मुल्क में खड़े हैं जो कि तुम्हारा अपना आज़ाद मुल्क है। हमने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है और अब हम आज़ाद लोग हैं। ये जो मुल्क है हमारा अपना मुल्क है, ये हुकूमत हमारी अपनी हुकूमत है, और ये हुकूमत उन लोगों से मिलकर बनी है जो कि हमारे अपने लोग हैं। आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि आप लोगों के दिल में जो भी आता है वो करें, आप दूसरे लोगों का ख्याल ही ना रखें और अपने मुल्क का भी ख्याल ना रखें, बल्कि ये एक जिम्मेदारी है कि आप लोगों ने मिलकर इस मुल्क के लिए काम करना है। अब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट, ना कि मिलिटेंट स्पिरिट। यानी अब हमें अपने आप को तामीर करने वाले जज्बे की ज़रूरत है, लड़ने वाले जज्बे की ज़रूरत नहीं है। हमने लड़कर अपनी आज़ादी ले ली है, अब लड़ने वाला जज्बा हमें नहीं चाहिए। और अपने मुल्क के लिए लड़ना और जेल जाना आसान है, लेकिन अपने अंदर कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट पैदा करना और एक मुल्क के ऊपर हुकूमत करना ज़्यादा मुश्किल है। तो आसान काम हम कर चुके हैं, अब हमें मुश्किल काम करने की ज़रूरत है। मुझे आपको उन मुश्किलात के बारे में बताना है जिनमें से हम गुजर कर आ गए हैं, और मुझे आपको उन खतरात के बारे में भी बताना है जो अभी हमारे सामने आने वाले हैं। हमारे जो दुश्मन है वो चाहते थे कि पाकिस्तान बने ना, लेकिन अब वो बन चुका है, इसलिए अब वो चाहते हैं कि हम कमज़ोर रहें ताकि वो हमें तबाह कर सकें। शायद ही कोई मुल्क इस तरह वजूद में आया हो जिस तरह पाकिस्तान आया है, कि जब पंजाब में और दिल्ली में हज़ारों मर्दों को, औरतों को और बच्चों को काटा गया और बुरी तरह मारा गया, और जो लाखों लोग हैं उनको अपने घरों से निकाल दिया गया। तकरीबन 50 लाख लोग सिर्फ चंद हफ्तों के अंदर पंजाब में हिजरत करके आए, और उन सब लोगों की देखभाल करना और उन्हें बसाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वो लोग जो थे उनका जिस्म और उनकी रूह जख्मी थी, और ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी अच्छे से अच्छे मुल्क को तबाह कर सकती है। वो लोग जो चाहते थे कि पाकिस्तान बनते ही ख़त्म हो जाए, जो हमारे दुश्मन थे, उन सब की उम्मीदों पर पानी फिर गया। पाकिस्तान ने इन सारी मुश्किलात को झेला और बल्कि एक मजबूत रियासत बनकर उभरा। इस मुश्किल के साथ साथ हमें और भी काफ़ी सारी मुश्किलात पेश आईं, जैसा कि इंडिया के साथ हमारा जो पैसों का लेन देन है वो भी एक मुश्किल मरहला था। जो जो हमारा मिलिट्री का शेयर है वो हमें लेट मिला, और हमारा जो मिलिट्री का शेयर है वो पूरा भी नहीं मिल पा रहा था, तो ये एक प्रॉब्लम थी हमारे लिए। इसके अलावा इंडिया ने हमारा जो एक सूबा था उसको इकोनॉमिकली बॉयकॉट कर दिया था, उसको ब्लॉक कर दिया था, तो ये भी हमारे लिए एक मुश्किल थी। दोस्तों यहाँ पे कायदे आज़म का मतलब ये है कि जब पाकिस्तान बना तो वो उसके असल में दो सूबे थे, एक था ईस्ट पाकिस्तान, दूसरा था वेस्ट पाकिस्तान। जो ईस्ट पाकिस्तान था वो आज बांग्लादेश है, जो हमसे अलग हो गया था। तो कायदे आज़म इस वक्त ढाका में मौजूद थे, जो कि ईस्ट पाकिस्तान में था, यानी आज के बांग्लादेश में। तो कायदे आज़म ये बता रहे थे कि जब इंडिया की और पाकिस्तान की डिवीजन हुई, दो अलग मुल्क बने, तो पाकिस्तान क्योंकि दो टुकड़ों में था, और ये दोनों टुकड़े इंडिया के एक ईस्ट में था टुकड़ा जिसको एक प्रोविंस कहा जाता था, और इंडिया के वेस्ट में दूसरा टुकड़ा था जिसको वेस्टर्न प्रोविंस या आज का पाकिस्तान कहा जाता है। तो असल में जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग हुई तो उसने हमारा राबता मुनक़ता कर दिया था, यानी जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है वो वेस्टर्न पार्ट के साथ ना तिजारत कर सकता था, ना कोई कम्युनिकेशन कर सकता था। तो कायदे आज़म इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं। कायदे आज़म मजीद फरमाते हैं कि इस चीज़ में कोई शक नहीं कि इंडिया के अंदर काफ़ी सारे अक्लमंद लोग भी बैठे हैं जो इन चीज़ों को नापसंद करते हैं,
और मुझे यकीन है कि इंडियन लोगों का ये एटीट्यूड एक दिन बदलेगा। और कायद-ए-आज़म फरमाते हैं कि आप लोगों ने इस चीज़ को भूलना नहीं है जो भी आपके साथ हुआ, और आपने हर चीज़ पे नज़र रखनी है, क्योंकि इंडिया भी आपके ऊपर हर वक़्त नज़र रखे हुए है। आप लोगों की जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है, वो है अपने साथ ईमानदारी, अपने माँ-बाप के साथ ईमानदारी और अपने मुल्क के साथ ईमानदारी। और वो आप कैसे करेंगे? वो करेंगे अच्छी तरह पढ़ाई करके, क्योंकि अगर आप अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे तभी आप ज़िंदगी की उन जंगों को जीत सकेंगे जो आगे आने वाली हैं। और अगर आप अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे तभी आप अपने मुल्क को कोई फ़ायदा दे सकेंगे, और आप उन बड़ी-बड़ी सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का हल निकाल सकेंगे जो यहाँ पे हमें दरपेश हैं। और अच्छी तरह पढ़ाई करने की वजह से ही आप अपने मुल्क को एक मज़बूत मुल्क बना सकेंगे। मेरे नौजवान दोस्तों, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनके बारे में आपने चौकन्ना और होशियार रहना है। उनमें से पहला ये है कि आपने मुल्क के गद्दारों से होशियार रहना है, और दूसरा ये कि आपने हर उस सेल्फिश बंदे से होशियार रहना है जो आपका फ़ायदा उठाना चाहे, और तीसरा ये कि आपने उन लोगों को पहचानना है जो कि सच्चे हैं और ईमानदार हैं, जो इस मुल्क की बेलौस खिदमत कर रहे हैं। आपने उनको ढूँढना है और उनको सपोर्ट करना है। मेरे नौजवान दोस्तों, एक और मसला है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, और वो ये है कि अभी तक आप लोग एक तंग से रास्ते के ऊपर चलते जा रहे हैं। आप लोगों के हाथों में डिग्रियां थमाकर आपको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है, और उसके बाद हजारों जो लोग हैं वो गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए अपनी कोशिश शुरू कर देते हैं। जैसा कि वाइस चांसलर ने पहले भी बताया कि इस गवर्नमेंट जॉब का जो मेन मकसद है, या इस एजुकेशन सिस्टम का जो मेन मकसद था, वो ये था कि हम अच्छे क्लर्क पैदा कर सकें, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये ज़्यादातर इंडियंस ने और बरतानवी लोगों ने बनाया था। और उनका मकसद ये था कि वो लोगों के अंदर एक ऐसी मेंटेलिटी, एक ऐसी सोच पैदा कर दें कि उनको बस यही हो कि हमने एमए या बीए करके सरकारी नौकरी हासिल करनी है, वो इससे आगे सोच ना सकें। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब हासिल करके काफ़ी ऊपर तक जाते हैं, लेकिन बरतानिया का जो मेन मकसद था गवर्नमेंट जॉब्स देने का, वो ये था कि वो सिर्फ क्लर्क पैदा कर सकें। और अगर एक लड़का एमए बीए करके एक क्लर्क लगता है तो वो समझता है कि वो बहुत ज़्यादा बुलंदी पे आ चुका है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे एक्सपीरियंस से हमें ये पता चलता है कि एक एमए किया हुआ लड़का कम पैसे कमाता है और एक टैक्सी ड्राइवर ज़्यादा पैसे कमाता है। ज़्यादातर जो गवर्नमेंट जॉब्स करने वाले लोग हैं, वो अपनी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजारते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस मेंटालिटी से बाहर आएँ, क्योंकि अब हम एक आज़ाद पाकिस्तान में रहते हैं। गवर्नमेंट हज़ारों लोगों को नौकरियाँ नहीं दे सकती, ये नामुमकिन है। लेकिन आप लोग इस नौकरी के चक्कर में आपस में कॉम्पिटिशन करते हैं, और बहुत सारे लोग अपना हौसला तोड़ बैठते हैं। गवर्नमेंट जॉब सिर्फ चंद लोगों को मिलती है, और जो बाकी के लोग हैं, वो नाकाम होकर नाराज़ हो जाते हैं या अपना हौसला तोड़ बैठते हैं, और फिर वो उन लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं जो लोग उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, यानी जॉब के चक्कर में झांसा देते हैं उनको। मैं चाहता हूं कि आप अपनी सोच बदलें, और बहुत सारी फील्ड्स आपके इर्द गिर्द ऐसी मौजूद हैं जिनके अंदर जाके आप कामयाब हो सकते हैं, और हाथ से काम करने में भी कोई शर्म नहीं है। हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है ऐसे लोगों की जिनके पास टेक्निकल एजुकेशन हो, और वो हाथ से काम कर सकें और मुल्क को टेक्निकली भी फ़ायदा दे सकें। आप बैंकिंग सीख सकते हैं, आप कॉमर्स सीख सकते हैं, आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं, लॉ सीख सकते हैं। आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमारे मुल्क में नई नई इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, नए बैंक्स खुल रहे हैं, नई इंश्योरेंस कंपनीज आ रही हैं। आप उनके साथ काम करके कामयाब हो सकते हैं। मेरा यकीन करें कि आप इन फील्ड्स के अंदर काम करके जल्दी कामयाब हो सकते हैं, बजाय इसके कि आप गवर्नमेंट जॉब के एक साइकिल के अंदर फंसे रहें और सुबह से लेकर शाम तक काम करें, और काम भी अनकंफर्टेबल कंडीशंस के अंदर करें। इन फील्ड्स के अंदर काम करके ना सिर्फ आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी, बल्कि आपके पास ज़्यादा पैसा भी होगा, और इससे आपको तो फ़ायदा होगा, लेकिन आपके मुल्क को भी साथ-साथ फ़ायदा होगा। मैं एक ऐसे नौजवान लड़के को जानता हूँ, जो 4 साल पहले गवर्नमेंट जॉब किया करता था, फिर 4 साल पहले उसने वो छोड़ दी और वो बैंकिंग में चला गया, क्योंकि उसने पढ़ाई के दौरान थोड़ा-सा बैंकिंग के बारे में पढ़ा था, और आज वो बैंक की एक ब्रांच का मैनेजर है, और महीने के 1500 रुपए कमा रहा है, जो कि पहले से बहुत ज़्यादा है। तो ये सब फील्ड्स हैं जो आपके सामने हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप इन पर एक बार ज़रूर सोचें। दोस्तों, अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। मैं सोल्व्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ लें। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल या कोई भी सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।